नमस्कार दोस्तों। आज हम रूल 168 से 162 तक की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रूल 168 की, जो बात करता है कंटेंट्स ऑफ बिडिंग डॉक्यूमेंट। कितने चैप्टर्स होते हैं बिडिंग डॉक्यूमेंट पे, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। हमारे 7 चैप्टर्स हैं। अब इसमें क्या क्या आता है बिडिंग डॉक्यूमेंट में? चैप्टर 1 इंस्ट्रक्शंस टू बिडर्स, इससे संबंधित है। चैप्टर 2 जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसके कंडीशन से संबंधित है। चैप्टर 3 शेड्यूल ऑफ रिक्वायरमेंट्स, और चैप्टर 4 अगर कोई टेक्निकल डिटेल्स या स्पेसिफिकेशंस है उससे संबंधित है। चैप्टर 5 जो है वो प्राइस शेड्यूल के लिए, जो कि बिडर इस्तेमाल करता है अपने प्राइस को कोट करने के लिए। और चैप्टर 6 कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है। चैप्टर 7 में दूसरे स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं जिन्हें परचेजर या बिडर जिन्हें भी इस्तेमाल करना होता है उनके लिए चैप्टर 7 में स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं। तो ये था हमारा रूल 168 की जो बिडिंग डॉक्यूमेंट है उसके अंदर कितने चैप्टर्स या कितने पार्ट्स होते हैं, क्या क्या उसका कंटेंट होता है, उसमें टर्म्स कंडीशंस हर चीज़ जो भी उस बिड से रिलेटेड है वो सारी की सारी उसमें शामिल होती है। अब हम बात करते हैं रूल 169 की, जो है मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित। कभी कभी हमने भी देखा है कि हम लोग भी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट AMC की बात करते हैं, तो बस वही मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ये रूल है। अब ये जो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है ये डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ के लिए, जो मशीनरी या सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स हैं उनके लिए ये मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किया जाता है। और ये मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जिसने सप्लाई की है गुड्स, आप उनसे भी कर सकते हो, नहीं तो किसी और कॉम्पिटेंट फर्म से भी आप कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिससे सप्लायर से आपने गुड्स लिए हैं आप उन्हीं के साथ इस मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में जाएं। ये डिपेंड करता है कि कितनी कॉस्ट है और क्या नेचर है गुड्स की, उसी के हिसाब से मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। किसी से भी किया जा सकता है, या तो सप्लायर से भी कर सकते हैं, नहीं तो कोई और कॉम्पिटेंट फर्म है जो ये कॉन्ट्रैक्ट देती है उसके साथ में भी अगर वो सूटेबल है तो इस तरीके के मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में जाया जा सकता है। अब ये जो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है इसकी ज़रूरत पड़ती है सोफिस्टिकेटेड और कॉस्टली इक्विपमेंट और मशीनरी के लिए। लेकिन इसमें भी एक चीज़ को ध्यान रखना है इस मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में जाने के पहले, कि जब इस किस्म का गुड्स परचेज करता है डिपार्टमेंट तो उसके साथ में वारंटी पीरियड आता है, और कई बार एक्सटेंडेड वारंटी भी मिलती है, एक्सटेंडेड पीरियड के लिए भी वारंटी मिलती है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स और कंडीशंस में मेंशन होता है। अगर उसके बाद मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में जाया जाएगा तो इस एक्सटेंडेड या तो वारंटी पीरियड, और अगर एक्सटेंडेड पीरियड भी हमने ले रखा है तो उसी के बाद में पेड मेंटेनेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किया जाएगा। तो रूल जो 169 है वो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है 170, जो संबंधित है बिड सिक्योरिटी से। अब बिड सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर बिडर बिड वैलिडिटी पीरियड के अंदर अपने बिड में ऑल्ट्रेशन ना कर ले या विड्रॉ ना कर ले, इसलिए बिड सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। अब जो बिड सिक्योरिटी है उसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे हम अर्नेस्ट मनी भी कहते हैं। ये मॉनिटरी फॉर्म में होती है बिड सिक्योरिटी। अब ये सभी बिडर्स के लिए कंपल्सरी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए बिड करते हैं तो उन्हें बिड सिक्योरिटी देनी है। लेकिन कौन कौन सी ऐसी एंटरप्राइजेस हैं जो इसके एग्जेम्प्टेड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन आ सकता है। अब आप देख लीजिए कि कौन कौन से ऐसे एंटरप्राइजेस हैं। अगर डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME ने अपनी MSE प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी में किसी एंटरप्राइज को माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस MSE की कैटेगरी में रखा हुआ है, तो उसे बिड सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है, एग्जेम्पशन है। या ऐसे एंटरप्राइजेस या ऐसे बिडर्स जो रजिस्टर्ड है सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन में या कंसर्न मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट में, उन्हें भी बिड सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं होती है। इसी के साथ डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन DIPP ने जिन एंटरप्राइजेस को स्टार्टअप के तौर पे रिकॉग्नाइज किया हुआ है उन्हें भी एग्जेम्पशन है बिड सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाने में। लेकिन इनके अलावा और कोई भी बिडर है तो उसे अपनी बिड्स के साथ में बिड सिक्योरिटी फर्निश करनी होती है। अब जो बिड सिक्योरिटी है उसके अमाउंट पे बात कर लेते हैं।
जनरली इसका जो रेंज होती है वो होती है 2 to 5% ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ गुड्स। जो गुड्स खरीदने हैं उसकी जो भी एस्टिमेटेड वैल्यू है उसका 2 से 5% तक का जो अमाउंट है वो बिड सिक्योरिटी का अमाउंट होता है। और इसको जो बिड सिक्योरिटी का अमाउंट है इसको डिसाइड करता है मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट जो भी गुड्स प्रोक्यूर कर रहा है, और इसे बिडिंग डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन किया जाता है। अब किस किस फॉर्म में बिड सिक्योरिटी एक्सेप्ट की जाती है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ भी है पहले। अब ये देख लीजिए, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, सेकंड है फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट, बैंकर्स चेक, बैंक गारंटी फ्रॉम एनी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, और पेमेंट ऑनलाइन इन एन एक्सेप्टेबल फॉर्म। ये कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू जो यूज़ किए जाते हैं बिड सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाने के लिए। अब बात करते हैं कि कितने टाइम तक के लिए वैलिड होती है बिड सिक्योरिटी। तो इसका जो वैलिडिटी का पीरियड है वो है 45 डेज बियॉन्ड द फाइनल बिड वैलिडिटी पीरियड। बिड वैलिडिटी पीरियड के बाद में 45 दिन तक ये वैलिड होगी। अब बात करते हैं कि अगर आप सक्सेसफुल हैं तब तो बहुत बढ़िया बात है, अगर बिडर अनसक्सेसफुल है तो उसे बिड सिक्योरिटी कब रिटर्न की जाती है। तो जो बिड वैलिडिटी पीरियड है उसके एक्सपायर होने के बाद जल्दी से जल्दी दे दी जाएगी, या लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होने के 30 दिन के अंदर। उसके 30वें दिन या उसके पहले पहले बिड सिक्योरिटी अनसक्सेसफुल बिडर्स को रिटर्न करना ज़रूरी है मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के लिए। अब एक दूसरी चीज़ और है इसी के साथ में कि कभी कभी बिड सिक्योरिटी के प्लेस पर मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स जो है वो बिड सिक्योरिंग डिक्लेरेशन ये भी बिडर से साइन करवाते हैं। अब बिड सिक्योरिंग डिक्लेरेशन और बिड सिक्योरिटी का डिफरेंस पहले समझ लें थोड़ा सा। बिड सिक्योरिटी मॉनिटरी है और बिड सिक्योरिंग डिक्लेरेशन नॉन मॉनिटरी है। उसके अंदर अगर बिड सिक्योरिटी अगर आपकी फोरफीट होती है तो आपको मॉनिटरी लॉस है, पैसे के तौर पे नुकसान है। लेकिन अगर बिड सिक्योरिंग डिक्लेरेशन में आप डिफॉल्टर होते हैं तो आप अपॉर्चुनिटी लूज़ कर जाते हैं। कैसे कर जाते हैं, अब इसे देखते हैं कि ये होता क्या है। जो बिड सिक्योरिंग डिक्लेरेशन है ये एक डिक्लेरेशन है जिसे बिडर साइन करता है और उसमें ये एक्सेप्ट करता है कि अगर बिड वैलिडिटी पीरियड के दौरान उसने अपनी बिड्स को ऑल्टर किया, मॉडिफाई किया या विड्रॉ किया, या फिर कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होने की स्थिति में वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर पाए, या परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जो भी डेडलाइन दी गई है उससे पहले वो जमा नहीं करवा पाता है जो भी बिड डॉक्यूमेंट में मेंशन की गई है, तो उस स्थिति के अंदर जो भी टाइम स्पेसिफाई है बिड डॉक्यूमेंट में तब तक के लिए वो पर्टिकुलर बिडर अगली प्रोक्यूरमेंट में उस डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री में बिड नहीं कर पाएगा। सपोज 2 साल के लिए वो नहीं कर पाए या 3 साल के लिए, तो ये उसकी अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है। वो मॉनिटरी टर्म्स में तो उसे नुकसान नहीं होगा, लेकिन वो अगले 2 साल 3 साल जो भी मेंशन है बिड डॉक्यूमेंट में उस पूरे ड्यूरेशन के लिए बिड नहीं कर पाएगा। तो ये थी बिड सिक्योरिटी और बिड सिक्योरिंग डिक्लेरेशन से संबंधित रूल 170। अब हम बात करते हैं रूल 171। ये संबंधित है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी से। ये कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है वो मिल गया, उसकी परफॉर्मेंस को इंश्योर करने के लिए परफॉर्मेंस सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। जनरली जो वर्क और प्लांट के कॉन्ट्रैक्ट्स को छोड़ के अगर कोई गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है तो जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है वो डिपेंड करती है मार्केट कंडीशन और उस पर्टिकुलर गुड की कमर्शियल प्रैक्टिस क्या है उसके बेसिस पे डिसाइड की जाती है बिड सिक्योरिटी। अब इसका जो अमाउंट होता है उसके बारे में बात कर लें। हमने देखा था जो बिड सिक्योरिटी थी वो 2 to 5% थी, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है 5 to 10%, 5 से 10% जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू डिस्क्राइब की गई है, एक्सेप्ट की गई है बिड डॉक्यूमेंट में, उसका 5 से 10% बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिड सिक्योरिटी थी हमारी 2 से 5 और ये है हमारी 5 से 10%, 5 to 10%। ठीक है। अब परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जो है वो किस किस फॉर्म में एक्सेप्ट की जाती है? अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट फ्रॉम अ कमर्शियल बैंक, बैंक गारंटी फ्रॉम अ कमर्शियल बैंक और ऑनलाइन पेमेंट इन एन एक्सेप्टेबल फॉर्म। तो इस तरीके से जो परफॉर्मेंस बिड है
परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है वो भी इस तरीके से जमा करवाई जाती है। इसके अलावा जो इसकी वैलिडिटी की अगर हम बात करते हैं तो इसकी वैलिडिटी है 60 डेज। अब किसके बाद के 60 डेज? कंप्लीशन ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस, जो भी उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्लिगेशंस थे वो भी, और उसके अंदर शामिल है वारंटी ऑब्लिगेशन। अगर किसी पर्टिकुलर गुड्स जो प्रोक्योर किए हैं उसकी वारंटी 6 महीने है तो 6 महीने के बाद 60 दिन और, ये परफॉर्मेंस सिक्योरिटी की वैलिडिटी है। अब जो सक्सेसफुल हो जाता है बिडर, अनसक्सेसफुल के लिए तो हमने बात कर ही दी थी कि बिड सिक्योरिटी जो है जल्दी से जल्दी बिड वैलिडिटी पीरियड एक्सपायर होने के बाद में, या ज़्यादा से ज़्यादा जब कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो गया है तो उसके 30 दिन के भीतर लौटा देनी होती है। लेकिन अगर कोई सक्सेसफुल है बिडर जिसे कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो उसे बिड सिक्योरिटी कब लौटाई जाएगी? जब वो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट करवा देता है। उसकी वो जैसे ही डिपार्टमेंट रिसीव करता है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी तो उसने जो बिड सिक्योरिटी बिडिंग के वक्त जमा करवाई थी उसे लौटा दी जाती है। ये था हमारा रूल 171। अब हम बात करते हैं रूल 172 की, और ये एडवांस पेमेंट टू सप्लायर से संबंधित है कि अगर कभी सप्लायर डिमांड करता है एडवांस पेमेंट की तो उस स्थिति में इसे कैसे मैनेज करना है। अब बात है कि एडवांस पेमेंट कहाँ कहाँ मांगा जा सकता है। एक तो एडवांस पेमेंट की डिमांड हो सकती है मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में। अगर आपने अपने मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ने एयर कंडीशनर, कंप्यूटर्स और कॉस्टली इक्विपमेंट जो भी हैं उनके मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट किसी को दिया है तो ऐसे में फर्म्स डिमांड कर सकती हैं एडवांस पेमेंट की। या फिर फैब्रिकेशन या टर्न के कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि काफ़ी बड़े होते हैं, टर्न के कॉन्ट्रैक्ट्स में तो प्लानिंग से लेके पूरा आप बिल्डिंग ऑफ पर्टिकुलर प्लांट होता है, उसके बाद में वो जब पूरा कंप्लीट होता है उसके बाद मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट को दिया जाता है, तो उस स्थिति में भी एडवांस पेमेंट की डिमांड फर्म्स जनरली करती हैं। तो इन स्थितियों में एडवांस पेमेंट का प्रोविज़न है। अब उसमें भी एक लिमिट है कि वो कितने लिमिट तक आप एडवांस पेमेंट रिलीज़ करेंगे किसी पर्टिकुलर फर्म को। तो देखिए, अगर कोई प्राइवेट फर्म है तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है उसका 30% इज़ अपर सीलिंग। जो 30% है ये उसकी अपर सीलिंग है। और अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी को दिया हुआ है या किसी PSU को दिया हुआ है तो 40% जो है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, ये अपर सीलिंग है एडवांस रिलीज़ करने की। अब बात करते हैं मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट की। अगर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई फर्म एडवांस की डिमांड करता है तो जो अमाउंट दिया जाता है वो कितना होना चाहिए? वो 6 महीने के लिए जो अमाउंट पेएबल हो उस कॉन्ट्रैक्ट में उससे एक्सीड नहीं करेगा। सपोज़ आपने 12 महीने के लिए 5 लाख रुपये में सारे ACs का मेंटेनेंस आपने दे रखा है या किसी मशीनरी का दे रखा है तो 2.5 लाख 6 महीने का हम मान के चलते हैं, उससे एक्सीड नहीं करेगा एडवांस पेमेंट। तो ये जो है ये अपर सीलिंग है। लेकिन जो मिनिस्ट्रीज़ हैं या डिपार्टमेंट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो इसमें कुछ रिलैक्सेशन दे सकते हैं। लेकिन वो कब देंगे? वो जो उनके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उनके साथ कंसल्टेशन के बाद में इस अपर सीलिंग में रिलैक्सेशन दे सकते हैं। इसमें प्राइवेट फर्म्स के लिए जो 30% वाली सीलिंग है वो भी शामिल है, उसमें भी वो रिलैक्सेशन दे सकते हैं। लेकिन जब भी एडवांस पेमेंट किया जाएगा किसी भी फर्म को तो सेफ्टी के तौर पर बैंक गारंटी उस फर्म से ली जाएगी। तो ये कुछ रिलेटेड रूल्स हैं जो एडवांस पेमेंट से संबंधित है। अब पार्ट पेमेंट मतलब अगर फुल पेमेंट नहीं करके पार्ट पेमेंट का भी कई बार क्लॉज ऐड होता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो वो किस स्थिति में होता है? जो डिलीवरी की टर्म्स हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में डिलीवरी की टर्म्स मेंशन है, अगर उनमें पार्ट पेमेंट का प्रोविज़न है तो वो कब रिलीज़ होगा सप्लायर को? जब वो अपने प्रीमिसेस में से गुड्स को डिस्पैच कर देगा। उस वक्त एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो भी पार्ट पेमेंट है वो सप्लायर को रिलीज़ किया जाएगा। ये था रूल 172(2). तो इस तरीके से हमने आज बात की है रूल 167 से लेके 168 से लेके 172 तक। आगे के रूल्स हमारे अपकमिंग वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। नमस्कार।